तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार आप इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे सामने जो भी मेरी जो ऑडियंस है जो मुझे सुन रही है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको कुछ भी नहीं पता इन्वेस्टमेंट के बारे में कि वह अपने पैसे को कैसे अधिक से अधिक करें। ठीक है, तो होता क्या है कि जो अमीर इंसान होते हैं तो वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पैसे से पैसा बनता है। गरीब इंसान क्या करता है, जो मिडिल क्लास इंसान होता है वह उन पैसों का क्या करता है, उन पैसों को ऐसी जगह लगाता है जहाँ से अमीर दिखे, एक्चुअल में हो नहीं बट लेकिन अमीर दिखे, तो वह पैसा अपनी ऐसी जगह पे लगाता है। मोस्टली तो थोड़ा सा समझदार है तो वह अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं। अब सेविंग अकाउंट में सैलरी आती गई, ठीक है, सैलरी आती गई है तो वो खुद कमाता है, तो सेविंग अकाउंट में कोई रिस्क नहीं होता और एनुअल जो रिटर्न मिलता है 3 से 4% रिटर्न मिल जाता है। लेकिन महंगाई हमारी यानी जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है वो 5 से 6% प्रति वर्ष बढ़ रहा है। यानी कि कोई पुस्तक जो आज 100 रुपये की है वो 1 साल बाद 105 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो आपका पैसा है वह पैसा आपकी उतना नहीं बढ़ेगा, उस हिसाब से वह पैसा की वैल्यू घटेगी। यानी कि आप अगर सेविंग अकाउंट में रखते हो अपना पैसा तो आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो घटेगी। तो अब आप कहेंगे कि मैं करूँ क्या, आखिरकार मैं कैसे कुछ करूं कि जिसकी वजह से ये जो मेरा पैसा है वह एक महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहे। कम से कम एनुअली अगर उसमें रिटर्न मिलना चाहिए तो कम से कम जो महंगाई दर है यानी कि जो इन्फ्लेशन है उस हिसाब से हमें रिटर्न मिलता रहे तब तो ठीक है। अगर उस हिसाब से नहीं मिल रहा तो हमारे पैसे की वैल्यू घट रही है सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में बढ़ नहीं रही है। अब होता क्या है कि रिस्क कोई लेना नहीं चाहता, तो लेकिन हम आपको एक ऐसा बताने वाले हैं कि आपको रिस्क भी कम रहेगा और उस हिसाब से आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो सेविंग फर्स्ट है जो सेविंग अकाउंट, कुछ लोग होते हैं जो सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, जब भी मन चले आप निकाल लो और जब भी मन चले जमा कर दो और एनुअली जो उसका रिटर्न होता है 3 से 4% मिलता है। उसके बाद कुछ लोग एफडी करवा लेते हैं। तो एफडी में क्या होता है कि हाँ उसमें एक पैसा आपका फिक्स हो जाता है कि आपको 8 से 9 साल या 10 साल तक नहीं निकालना है और उसमें रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है, यानी कि 7.1% या 8% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं गोल्ड या ज्वेलरी में, तो ये भी सही है, गोल्ड एंड ज्वेलरी भी ठीक है बट लेकिन 2010 या 2012 से उतना अच्छा बढ़ नहीं रहा है और वोलेटाइल मार्केट है, यानी कि बहुत ज़्यादा कभी ऊपर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा कभी ये गोल्ड एंड ज्वेलरी नीचे आ जाता है, तो इसमें भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। उसके बाद रियल एस्टेट यानी कि ज़मीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीद लेना, तो प्रॉब्लम इसमें दिक्कत नहीं होती, इसमें भी अच्छा रिटर्न मिलता ही मिलता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपको पैसा बहुत चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए तब आप ज़मीन खरीदेंगे, उसमें बनवाएंगे, फ्लैट बेचेंगे, ये तो आने वाले टाइम पे उसको ले करके और उसके बाद सेल करेंगे तो उसमें प्रॉफिट है। बट लेकिन इसके लिए आपके पास पहले से करोड़ों रुपए होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है नहीं कि आपके पास हो, सभी के पास होता नहीं है, तो यहाँ पास ये मात खा जाते हैं। अब करें क्या, देखिए क्योंकि सभी लोगों को पैसा अपना बढ़ाना चाहिए और यहाँ पास इतना नहीं है कि हम एफडी में भी डाल दें और जब एफडी में तो फिक्स हो जाता पैसा, कभी ज़रूरत पड़ गई तो वो निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद अगर आप निकालते भी हो तो उसका रिटर्न उस हिसाब से नहीं मिल पाता है, चार्जेस बहुत सारे कट जाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट के बारे में अगर कोई नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत डालिए। स्टॉक मार्केट भी कई प्रकार के होते हैं। देखो स्टॉक मार्केट में ये तो आप पर्सनली स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, तो इसमें तो इक्विटी यानी कि आप किसी भी एक कंपनी के शेयर खरीद लो, उसके बाद जब उसका प्राइस बढ़े तो आप उसको बेच दो और चले आओ दूसरा शेयर खरीद लो। लेकिन इसके लिए आपके पास समय होना चाहिए किसी स्टॉक को रिसर्च करने के लिए कि आप उसको रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद जो है आप प्रॉपरली देखना है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, उसके बाद आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इसका इतना किसी के पास समय नहीं होता है, ठीक है, और इसमें लॉस होने के चांसेस भी कभी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन एक लॉन्ग टाइम पे आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन ये कि उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ही कंपनी में शेयर खरीद रहे हो, अब एमआरएफ का जो शेयर है वह शायद 84 या 85 हज़ार के आसपास या 64 हज़ार के आसपास है, तो अगर उसमें एक ही शेयर खरीद देंगे तो एक ही शेयर खरीदने में बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। और भी बाकी कंपनीज के शेयर अगर आप खरीदेंगे नेस्ले से लेके तो भी 21-22-23 हज़ार के आसपास का मोस्टली रहता है। अभी प्रेजेंट टाइम का मुझे रेट नहीं पता है, तो आप इसका एक शेयर भी नहीं खरीद पाएंगे,
कि 1-2 शेयर खरीदेंगे, हमारा 10 शेयर भी खरीदेंगे तो कोई प्रॉफिट उसमें होने वाला नहीं है। तो पर्सनली स्टॉक में इन्वेस्ट करना टाइम की बर्बादी, लॉस आपको झेलना पड़ सकता है। उसके बाद आता है आपका म्यूचुअल फंड आ जाता है। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड क्या है। देखो म्यूचुअल फंड भी कई टाइप्स के होते हैं। देखिए, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, यानी कि स्टॉक में ही वो पर्सनली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कई सारे स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। पर्सनली एक ही स्टॉक में नहीं करते हैं, कई प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद डेट बॉन्ड आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, डेट म्यूचुअल फंड, यानी कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, यानी कि बॉन्ड वॉन्ड होते हैं, तो वो होता है। थर्ड वाले में आ जाता है आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ये सभी स्टेट में करते हैं, यानी कि कुछ ये गवर्नमेंट वाले सेक्टर में, बॉन्ड वॉन्ड में, लिक्विड फंड्स में, उसमें इन्वेस्ट करता है। और उसके बाद कुछ 30% के आस 70%, यानी कि लो रिस्क रहता है, आपको कोई भी रिस्क नहीं रहता। और 70% आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा, 30% आपका रिस्क रहता है, यानी कि कुछ वो इक्विटी में डाल देते हैं, यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। तो एक जो होता है इक्विटी स्मॉल कैप फंड, यानी कि फ्लेक्सी फंड। तो इसमें क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये वाले, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज चलाती हैं, यानी कि बहुत सारे बैंक्स हैं जो अपने अपने म्यूचुअल फंड खोल रखे हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का पैसा आता है, और उस पैसे को किसी भी उसमें एक फंड मैनेजर होता है, और वो क्या करते हैं कि बहुत सारी कंपनियों को एनालाइज करके और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके सिप ले सकते हैं और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं, यानी कि 1000-2000। मैं मिडिल क्लास लेके चल रहा हूँ, ये नहीं कि आपके पास 20,000-25,000 है हर महीने जमा करेंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप 1000 रुपये हर महीने जमा करेंगे। ठीक है, और इसमें ये क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो इसमें रिटर्न जो मिलता है वह मिलता है एक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है आपको। और ये जो बैंक्स में होते हैं सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 1 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा केवल 4%। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, इसमें क्या मिलता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर ये 4% के रेट से डे टू डे मिलता रहेगा, आपको डे मिलता रहेगा, और आपका मतलब है कि 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने 5000 भी अगर इन्वेस्ट किया है, 5000 भी अगर आपको हो चुका है, तो 5000 को वो 10,000 भी हो सकता है मात्र 2 से 3 साल के अंतर्गत। तो ये तो हो गया आपका इक्विटी स्मॉल कैप फंड। इसमें जो इक्विटी स्मॉल कैप फंड होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, यानी कि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, यानी कि रिस्क भी ज़्यादा रहेगा तो रिटर्न्स भी हाई रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए ये रखते हैं, यानी कि 10 से 20 साल, 30 साल, 40 साल तक के लिए, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर आप वेट करते हो और आप सोचते हो कि 1 साल 2 साल के अंदर तो थोड़ा सा रिस्की है, बट लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर आप किसी भी कंपनी का ग्राफ देखेंगे या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड का ग्राफ देखेंगे तो आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। और नेक्स्ट आता है आपका जो डेप्ट फंड होता है। अब डेप्ट फंड क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के पास मान लीजिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करती है, लोगों से पैसा उधार लेती है, उसके बदले में वो बॉन्ड देती है आपको। और बॉन्ड में क्या होता है कि आपको लो रिस्क रहता है, हाँ रिटर्न थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। इसमें रिस्क बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट ले रही है, पैसा आपको मिलना ही मिलना है, तो इसमें रिस्क सबसे कम रहेगा। और जो आपका रिटर्न रहेगा वो, यानी कि रिटर्न जो 4 से 5%, 6%, 7% भी हो सकता है। हाँ, रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका पैसा बिल्कुल भी रिस्क में नहीं होता, गवर्नमेंट जो बॉन्ड में होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हाइब्रिड फंड आता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि देखो गवर्नमेंट में भी लगेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि आपके जो बॉन्ड हो गए, लिक्विड फंड हो गया, ये इसमें, ठीक है, गवर्नमेंट जब पैसा उधार लेते हैं तो इसमें लगता है। इसमें 70% लगेगा आपका पैसा, और 30% आपका लगेगा इक्विटी फंड में, स्टॉक मार्केट में, यानी कि स्टॉक्स में लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि 70% आपका लो रिस्क में रहता है और 30% हाई रिस्क में रहता है। तो इसमें देखिए, जिसमें रिस्क कम होता है उसमें रिटर्न भी कम होता है। लास्ट में आता है इंडेक्स फंड। अब देखो, इंडेक्स फंड में कोई मैनेजर नहीं रहता। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आपका जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इसमें क्या होता है कि इसी को देख करके आपका जो फंड होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा घटेगा। तो जब भी कोई ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट जो होती हैं, तो उनकी एक नैव होता है, आपने देखा होगा ग्राफ में, तो नैव लिखा रहता है। तो नैव का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, तो उसी से स्टार्ट होते हैं। फिर नेट एसेट वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका जो फंड होगा, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया होगा, उसी के हिसाब से वो भी बढ़ेगा।
अगर वो घटेगा तो वो घटेगा, यानी कि मार्केट पे निर्भर करता है कि मार्केट जैसे ऊपर जाएगा तो आपका भी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे आएगा। हाँ, लेकिन लॉन्ग टाइम पे आपका अच्छा खासा रिटर्न हो जाएगा। तो अब आप कह रहे हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं अब ये तो जानकारी मुझे होगी कि ऐसे ऐसे हाँ करना है, लेकिन मैं करूँ कैसे? तो देखिए, या तो आप डायरेक्ट बैंक जा करके किसी का म्यूचुअल फंड ले सकते हो, ठीक है। इक्विटी, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी, मिड कैप, लार्ज कैप, अगर इनमें लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसमें रिटर्न थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि इनमें रिस्क नहीं रहता, क्योंकि बड़ी कंपनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और जो स्मॉल कैप फंड रहते हैं, यानी कि स्मॉल इक्विटी, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ये रिटर्न अच्छा खासा रहेगा, लेकिन रिस्क भी हाई रहेगा, क्योंकि आपका पैसा भी डूब सकता है अगर कुछ हुआ। वैसे मोस्टली होगा नहीं, लेकिन हम रिस्क भी ले करके चलेंगे, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो आप कई तरह के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा रखिए, क्योंकि अगर एक में हुआ तो दूसरा तो बचेगा ना। और एक होता है, यानी कि एक जो होता है वो एक पर्सनल सेक्टर में होता है, यानी जैसे एक कोई एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से जितने भी रिलेटेड होगा एक म्यूचुअल फंड होता है। तो एग्रीकल्चर से जितना रिलेटेड होगा वो उसी में पैसा पूरा इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है। एक होता है यानी कि मेडिसिन लाइन में, इसी में पूरा इन्वेस्ट होगा, तो इसमें भी थोड़ा सा रिस्क है। कई चीज़ों में इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ कैसे? या तो आप बैंक जा करके सीधे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले सकते हो, या तो किसी भी ऐप के थ्रू भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये तो आप ग्रो, एंजल वन और ज़रूरत बहुत सारे हैं, तो आप उनसे भी अपना डीमेट अकाउंट खोल करके अपना ये सिप चालू कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो, जैसा आपको करना हो। दोनों सेम ही रहता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप डायरेक्ट बैंक से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये कि अगर किसी ऐप के थ्रू लेंगे तो कुछ परसेंटेज लगता है और थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है हल्का, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तब। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट बैंक से जाकर के ले लेंगे तो इसमें कोई बीच वाला नहीं रहेगा, कोई ब्रोकरेज नहीं, डायरेक्ट आपका आमने सामने से पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जहाँ पास आप पैसा अपना दे रहे हो तो सामने वाला बंदा जो फंड मैनेजर है तो कैसा है, हम तो किसी को जानते नहीं हैं। अब वो हमारा पैसा कहाँ लगा रहा है, कहाँ नहीं लगा रहा है, तो हम अपना पैसा एक अनजान व्यक्ति को दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा पैसा वो कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए ये तो हमें खुद भी नहीं पता, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। मोस्टली ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप पूरी रिसर्च करने के बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए अगर लॉन्ग टाइम के लिए है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत बड़ा है। हाँ, 2 साल 3 साल के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि पैसा हमें इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से दे तो भी आपके लिए वो है बहुत अच्छा। तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड को चुनें, इसमें कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि आप स्टॉक्स में पर्सनली इन्वेस्ट कर नहीं पाना है, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए, रिसर्च चाहिए। अगर आप किसी मैनेजर को भी बैठाते हैं तो जितना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा उतना तो उसकी सैलरी देने में चला जाएगा। तो इससे चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता है, और जब भी मन चले आप अपना उसमें से पैसा निकाल सकते हो, और रिटर्न भी अच्छा खासा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है आपको किनारे पर लगा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है एक पैसा मिलता है। यानी कि अगर आप सिप भी करते हैं या तो लमसम करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप लमसम करते हैं, ठीक है, अगर आप लमसम करते हो, मान लो कि 25,000 रुपये टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 25,000 आपने टोटल इन्वेस्ट किया है। थोड़ा सा इसको मैं डेस्कटॉप मोड पे कर लेता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। ये देखो क्या है कि आपने जो है इन्वेस्ट किया 25,000 रुपये, 25,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक, 25,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, दिख रहा होगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, ये लो, टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपका वो 25,000 है, यानी कि 25,000 रुपये है। और हमने 12% के रेट से लिया है, क्योंकि मोस्टली कुछ जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 30% तक भी दे देते हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड 15, 10, यानी कि इतना हम एक्चुअल में लॉन्ग टाइम में कोई ज़रूरी नहीं कि वो 30% ही देगा, हम कम से कम लेके चलते हैं 12%, 15% के आसपास। तो मैं 12% लेकर के चलता हूँ, ठीक है, 12% लेकर के चलता हूँ, और यहाँ पास जो है 12% के आसपास मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये 12%, 12.5% मान लो ले लिया मैंने। अपना जो इन्वेस्टमेंट है मैंने 10 साल के लिए का, आपके लिए कम ही रखता हूँ मैं, मान लो कि मैं 3 साल के लिए रखता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 3 साल के लिए 25,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो देखो मेरा 35,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। अगर मैं ये टाइम पीरियड बढ़ा दूँ, 20 साल के लिए रख दूँ
ठीक है, 20 साल के लिए अब 12.6% के रेट से। तो देखो 20 साल में मेरा 2,68,354 रुपये हो जाता है, ठीक है, 2,68,354 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर मान लो कि आपने जो है 1,000 रुपये करके जमा किया तो 1 साल में आपका 12,000 हो गया, 10 साल में कितना हो जाएगा 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 हुआ, ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट या टोटल इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप जो है 25,000 की जगह में आप एक साथ भी जमा कर सकते हो। मान लो कि मैं जो है 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सैकड़ा हज़ार 5 लाख इन्वेस्ट किया 12.6% के हिसाब से, तो आपका 53 लाख रुपए होता है, ठीक है, 20 साल में। अगर यही मैं टाइमिंग बढ़ा दूँ, मान लो 40 साल कर देता हूँ, तो 5 करोड़ के आसपास जाता है। तो ये होती है, ये इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप हो सके, इसमें जरूर 5 लाख है तो आप 5 लाख को एक काम करिए, हर महीने 2-2 हज़ार या 5-5 हज़ार रुपये जमा करिए, ठीक है, 10 साल 20 साल तक, 10 साल 20 साल 30, इसी तरह का 40 साल तक अगर आप जमा करते हैं तो 10 साल तक आपको नॉर्मली रिटर्न मिलेगा। लेकिन 10 साल के बाद जैसे 20 साल होगा 30 साल होगा तो रिटर्न आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो अगर आप एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो मतलब है कि सिप भी कर सकते हैं। सिप में रिटर्न आपको 10 साल के बाद ही दिखेगा और जो लमसम रहेगा वो आपको तुरंत ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहो, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है होता है। आपको सिप कैलकुलेटर भी दिखा देते हैं कि सिप एक्चुअल में ये सिप कैलकुलेटर भी कैसा होता है। तो ये तो लमसम था, मान लो आप सिप करते हैं, हाँ, तो देखो सिप में हम आपको दिखाते हैं, मान लो कि आप जो सिप कम से कम लेते हैं, मान लो कि आप 500 रुपये सिप में करते हो, यानी कि 500 रुपये हर महीने जमा करते हो, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैं 15% ले लेता हूँ, ठीक है, 15% यानी कि 15% में ले लेता हूँ, ठीक, क्योंकि मोस्टली शायद 15% मिल जाता है, और 40 साल के लिए रखता हूँ, ठीक, 40 साल नहीं, क्योंकि आप इतना नहीं, मान लो कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं 20 साल तक के लिए रखता हूँ। अब 20 साल तक के में जो आपका जमा होगा वो 1,20,000 रुपये जमा होगा, ठीक है। रिटर्न कितना मिल सकता है, 6,37,000 के आसपास रिटर्न आपको मिलेगा। टोटल जो मिलेगा आपको 7,57,000 रुपये केवल 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट से। मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता हूँ, मान लो कि हर महीने आपके पास ज़्यादा बचत है और आप हर महीने मान लो कि 500 की जगह में आप जो है 6,000 रुपये मान लो कि 3,500 रुपये मान लो जमा करते हो, ठीक है, 3,500 रुपये जमा करते हो, 15% के हिसाब से ये 53-50 लाख के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। जमा कितना होगा 8,40,000 रुपये, ठीक है। तो सिप की भी काफ़ी बड़ी पावर होती है और ये रिटर्न हमने लेट किया है, यानी कि ये और भी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, यानी कि 10% भी अगर हम ले लें, मान लो कि 20 साल तक के लिए हम 10% भी ले लेते हैं, हम अधिक नहीं लेते हैं, ठीक है। 10% के रेट में कितना हो जाएगा, ठीक, ये लो मान लो 10%, तो 10% में भी आपका 26 लाख रुपए होता है, ठीक है, 26 लाख रुपए यानी कि टोटल रिटर्न मिलेगा। तो इतना भी कम नहीं होता है, तो इसलिए आप हो सके तो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में उतना रखें जितनी आपको ज़रूरत हो, और जितना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप इसमें म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकते हो, आपका पैसा डबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो भी करिए अपने रिस्क पे करिए। मैंने आपको एक जानकारी दी है, बाकी जो भी करना है फुल्ली रिसर्च करके उसके बाद ही करना है, क्योंकि मैंने बोल दिया आप डायरेक्ट तुरंत जा करके इन्वेस्ट कर दिया। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट में और भी आप पूछ सकते हो।